नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे फॉरेस्ट्री के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे और ये हमारे हॉर्टिकल्चर 112 का एक हमारे पार्ट है, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज का जो हमारे लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारे 7 है। फॉरेस्ट्री के अंदर कौन सा लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि वानिकी का महत्व क्या, उसके बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा हमने कल लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने प्रमुख वर्षों के बारे में देखा था वानिकी के बारे में, तो उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना। लास्ट में हमने देखा था कि जो भारत सरकार के द्वारा 2006-07 के अंदर राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था शुरुआत कब की गई थी इसकी, 2006-07 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वो किसी कारणवश से सफल नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में वापस भारत सरकार ने 2018 के अंदर इसको वापस से रीओपन किया था, यानी कि वापस से भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2018 में इसको रीस्टार्ट किया गया था। तो उस समय मैंने आपको कल 2018 की जगह अप्रैल 2016 लिखा था, तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। अप्रैल 2016 की जगह लिखना, आप अप्रैल 2018 लिखना। 2018 में भारत सरकार के द्वारा वापस से बांस मिशन को चलाया गया था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो बांस के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना है। और नेक्स्ट बात करें हम बांस के बारे में कि भारत के अंदर किस राज्य के अंदर बांस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर होता है। ये थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो उसमें आप करेक्शन कर लेना। उसमें एक लिटिल मिस्टेक हो गई थी, 2018 के अंदर वो बांस मिशन चलाया गया था और मैंने आपको 2016 बताया था, तो उसमें करेक्शन कर लेना। इसमें मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं उसमें क्षमा चाहता हूँ और आप इसमें करेक्शन कर लेना, 2018 कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे फॉरेस्ट्री का महत्व या वानिकी का महत्व। वानिकी का महत्व के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वानिकी के महत्व के बारे में अगर आप इसकी जगह उद्यान का महत्व भी लिखोगे तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, उद्यान विज्ञान, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा जो फॉरेस्ट्री है ये किसके अंदर आता है, तो हॉर्टिकल्चर 112 के अंदर आता है। और हमारे हॉर्टिकल्चर भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आती है और वानिकी भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आती है। तो ओवरऑल अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो ये इंपॉर्टेंस जो फॉरेस्ट्री का है, ये का ये इंपॉर्टेंस किसके अंदर हो जाएगा, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर हो जाएगा। तो हम दोनों को एक साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, किसका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा। और जो इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य है वानिकी का महत्व। लेकिन अगर हाँ वानिकी के साथ साथ में अगर हमारे हॉर्टिकल्चर का भी इसमें लगभग 70 से 80% चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएगा, तो हम दोनों को एक साथ में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वानिकी का महत्व। वानिकी का महत्व की बात करने से पहले हम फॉरेस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंस के बारे में देखना है। सबसे पहले उसका मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को हमें अच्छे से याद करना है। तो वानिकी का इंपॉर्टेंस हो जाएगा और बीच में हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है ना, ये बीच में हमारा फॉरेस्ट है। तो इसमें से हमको लगभग 7 इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम आर्थिक महत्व के बारे में, यानी कि वनों से हमें कौन कौन से आर्थिक चीजें प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें रबड़ इंडस्ट्री की बात करें, रबड़ प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे रबड़ इंडस्ट्री हो गया, हमारे पेपर इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, हमारे लाख इंडस्ट्री हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट कई सारे हम आर्थिक महत्व की बात करें, टिम्बर इंडस्ट्री हो गया। तो ये कई सारे जो भी आर्थिक चीज़ें प्राप्त होती है जिससे हम वनों से पैसा कमा सकते हैं, उसे हम आर्थिक चीज़ों के अंदर रखते हैं, तो वो हमारा आर्थिक महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम औषधीय महत्व, यानी कि वनों से हमें कई सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो हमारे औषधीय महत्व के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें सौंदर्य महत्व। सौंदर्य महत्व भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे हम बात करें राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हम जैसे उदयपुर के अंदर कई सारे वन है, तो अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंस हो जाएगा वनों का। इसके अलावा हम बात करें माउंट आबू की बात करें तो वहाँ पर एक सौंदर्य का अच्छा होने की वजह से वहाँ पर हम कई बार घूमने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें सौंदर्य का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इससे हम कैपिटल भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ की जो लोकल जो जनजाति होती है उनमें सौंदर्य की वजह से या वनों के अत्यधिक हरेपन होने की वजह से वहाँ के जो आसपास के जो गांव होते हैं, जो जनजाति है, उनको एक इनकम का सोर्स होता है, तो वो हमारे सौंदर्य इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम धार्मिक महत्व या रिलीजियस इंपॉर्टेंस। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम बात करें हिंदू धर्म के अंदर हम जो बेल का जो पत्ते होते हैं वो हम शिव भगवान के चढ़ाते हैं। इसके अलावा हम कमल की बात करें तो कमल पर हमारे सरस्वती माता विराजमान रहती है। तो ऐसे कई सारे वृक्ष हैं जिनका रिलीजियस या धार्मिक महत्व है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करें हम सामाजिक महत्व या सोशल इंपॉर्टेंस। तो सामाजिक महत्व भी है। हम आसपास अगर गाँव के आसपास रहते हैं तो हम जलाने के लिए लकड़ी लेकर आते हैं, तो वो हमारे सामाजिक महत्व के अंदर आ जाते हैं। हम खेल कूद करते हैं तो वो सारे हमारे सामाजिक महत्व के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम पौष्टिक महत्व या न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस, यानी कि वनों से जो हमें कई सारे फल वृक्ष भी प्राप्त होते हैं और फलों भी होते हैं, तो उसके फलों का सेवन करने से हमें न्यूट्रिएंट की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाएगा। क्या होते हैं सभी के अंदर हम एक एक चीज करके देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि पारिस्थितिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक महत्व के अंदर हम कई सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी इसके द्वारा मेंटेन रहती है, क्लाइमेट मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ
जितनी भी स्पीसीज होती है वो मेंटेन रहती है इसके द्वारा। नेक्स्ट बात करें हम बायोटिक और एबायोटिक, जितने भी फैक्टर होते हैं इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन लेने से हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो परमानेंट बना रहता है। तो ये इसके कई सारे हमारे एडवांटेज होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है उसे प्यूरिफिकेशन करने का भी हमारे काम इकोलॉजी इंपॉर्टेंस के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षात्मक महत्व या प्रोटेक्टिव इंपॉर्टेंस। सुरक्षात्मक महत्व की बात करें तो इसके अंदर जैसे हम बात करें सोइल इरोजन हो जाएगा। सोइल इरोजन के रोकने के लिए हम वनों की सहायता लेते हैं। हम विंड ब्रेक के रूप में हम वनों का महत्व या वृक्षों का महत्व लेते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम शेल्टर बेल्ट होगा जो हमारे एक सुरक्षात्मक महत्व का काम करते हैं। इसके अलावा बात करें हम मृदा नमी को रोकने के लिए भी वनों का काफी ज्यादा महत्व होता है। तो ओवरऑल जो एक ये चार्ट बना हुआ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम अब एक एक करके देखेंगे कि आर्थिक महत्व के अंदर कौन कौन सा हमारा आर्थिक महत्व है। उसके बाद हम देखेंगे औषधीय महत्व, फिर सौंदर्य, फिर धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व। इस प्रकार हम इन सभी को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वानिकी का जो महत्व है वो सबसे पहले आपको फॉरेस्ट्री के अंदर ये सातों के साथ शब्द याद होने चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है और किस शब्द के अंदर हम कौन सा इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वनों के बारे में, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास का जो सेशन है इसे अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन को देख सके, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं आर्थिक महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आर्थिक महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व का जो सीधा सा अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आर्थिक महत्व का अर्थ होता है कि किस प्रकार से हम वनों से इनकम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार वनों से हम रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसके ऊपर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट किस प्रकार से टैक्स लगाकर उससे पैसा कमा सकती है। वो सारा हमारे किसके अंदर आता है। तो नंबर फर्स्ट ए हो जाएगा हमारे आर्थिक महत्व। कौन सा महत्व? आर्थिक महत्व। इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों हम चर्चा कर रहे थे वानिकी का महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 इंपॉर्टेंस देखे, उनके नाम देखे थे और उनके बारे में जनरल हमने देखने की कोशिश की थी। आज हम इसमें उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम इकोनॉमी को हम आर्थिक महत्व के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमें कितने महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो इसके अंदर हमें 8 महत्व के बारे में चर्चा करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टिम्बर इंडस्ट्री, यानी कि हम बात करेंगे लकड़ी उद्योग के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे लेक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, गम इंडस्ट्री और टोबैको इंडस्ट्री, बैम्बू इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से हमारे और एक हो जाएगा वाइन इंडस्ट्री। तो इस प्रकार हमारे आर्थिक महत्व के अंदर हमें इन 8 चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी है। यानी कि अगर हम किसी फॉरेस्ट को अगर लगा रहे हैं तो फॉरेस्ट से हमें इन आर्थिक चीज़ों के अंदर हम इन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं वनों की सहायता से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर इंडस्ट्री की बात करें तो टिम्बर का अर्थ क्या होता है? लकड़ी, यानी कि लकड़ी उद्योग में हम किस प्रकार से वनों के अंदर जो वृक्ष है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें टिम्बर के अंदर, जैसे हम बात करें टिम्बर का उपयोग हम जलाऊ लकड़ी के लिए यूज में लेते हैं, हम फर्नीचर बनाने के लिए काम में लेते हैं, सोफा बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए। इसके अलावा हम सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए हम टिम्बर का प्रयोग करते हैं। तो जो वो टिम्बर होती है वो अल्टीमेटली हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से 3 प्रमुख वृक्षों के नाम दिए गए यहाँ पर। एक तो शीशम हो जाएगा, सागवान हो जाएगा और साल। केवल आपको वृक्षों के नाम याद करने हैं और टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बाकी शीशम, सागवान, साल ये क्या होते हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं, पेरेनियल है, बाइनियल है या एनुअल है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पर्टिकुलर एक वृक्ष के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शीशम क्या होता है टेंशन मत लेना, साइंटिफिक नेम क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो सभी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप केवल यहाँ पर नाम याद रखना। टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर जो मोस्टली जो यूज में लिए जाते हैं वृक्ष उसमें होगा शीशम होगा, सागवान होगा और एक हो जाएगा साल। ये तीनों वृक्षों के नाम याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो इनका प्रयोग हम जलाऊ लकड़ी के लिए यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम फर्नीचर बनाने के लिए, सोफा बेड बनाने के लिए, सजावटी खिलौने बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग हम कर सकते हैं। बैलगाड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम आसानी से। तो इनका प्रयोग हम किसमें करेंगे? टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे लाख इंडस्ट्री या लेक इंडस्ट्री। लाख इंडस्ट्री की बात करें तो हम किस प्रकार से एक लाख का कीट होता है उसके द्वारा हम लाख का उत्पादन करते हैं। तो इसमें 2 वृक्षों के नाम याद रखना है। एक तो याद रखना हमें बेर और एक पलास। अब नेक्स्ट बात करें, ये बेर होगा, ये हमारे कौन सा होगा? हॉर्टिकल्चर ट्री होगा और पलास होगा, ये हमारे फॉरेस्ट्री ट्री होगा। तो ये दोनों भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्री पीजी एमएससी के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि किस वृक्ष के ऊपर लाख का उत्पादन किया जाता है, तो अगर फॉरेस्ट्री से संबंधित पूछेगा तो वहां पर ऑप्शन के अंदर पलास होगा, अगर हॉर्टिकल्चर से संबंधित होगा तो वहां पर बेर होगा। तो ये हमको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि लेक इंडस्ट्री के अंदर किन वृक्षों का उपयोग किया जाता है उत्पादन के लिए। तो 2 का प्रयोग किया जाता है, बेर और पलास। दोनों के नाम याद होने चाहिए। पलास जो हमारे फॉरेस्ट्री ट्री है और जो बेर है ये हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर ट्री है, ठीक है ना। ये इसके बारे में हमको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर हम किन किन का प्रयोग करते हैं? तो एक तो मलबेरी का प्रयोग करते हैं, एक करते हैं हम व्हाइट विलो। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हम क्या क्या बनाते हैं? तो इसके अलावा बात करें हम जैसे बैट हो गया और इसके अलावा स्टंप हो गया, हॉकी टिक हो गई, तो ये इनका प्रयोग करते हैं हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो इसके अंदर 2 वृक्षों के नाम याद रखना, मलबेरी और व्हाइट विलो। क्या होते हैं टेंशन मत लेना, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पर्टिकुलर हर एक सेशन के बारे में इसमें से देखेंगे कि मलबेरी क्या होता है, व्हाइट विलो किस प्रकार का वृक्ष है, सभी क्लासिफिकेशन इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गम इंडस्ट्री, यानी कि
गम हम किस किस वृक्ष से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम बबूल से प्राप्त कर सकते हैं, अकेसिया और करोब, इन दोनों से हम गम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तरल पदार्थ और कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो पीपल होता है, उसमें से भी तरल पदार्थ निकलता है, उससे भी हम गम प्राप्त कर सकते हैं, बबूल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट बात करें बरगद से प्राप्त कर सकते हैं, और हम पपीता से, इन सभी से हम गम की प्राप्ति कर सकते हैं। रबड़ से प्राप्त कर सकते हैं गम, ये हम इनसे हम गम की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाइन इंडस्ट्री। वाइन इंडस्ट्री में हम यानी कि शराब किससे बना सकते हैं? तो शराब हम महुआ के वृक्ष से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? महुआ के वृक्ष से बना सकते हैं। इसके अलावा हम जौ से बना सकते हैं, इसके अलावा बाजरा से बना सकते हैं, हम वाइन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वाइन इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे महुआ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोबैको इंडस्ट्री या तंबाकू उद्योग के अंदर, जो हम तंबाकू उद्योग के अंदर जो बीड़ी बनाई जाती है, वो बीड़ी किस वृक्ष से बनाई जाती है? तो वो एक तेंदुआ का एक वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों को सुखाकर खेतों में सुखाया जाता है गर्मियों के टाइम पर, और उससे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। तो ये हमारे टोबैको इंडस्ट्री के अंदर इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और अभी जो प्री पीजी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि टोबैको इंडस्ट्री के अंदर जो बीड़ी बनाई जाती है वो किसकी पत्तियों से बनाई जाती है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा तेंदुआ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बेम्बू इंडस्ट्री की बात करें तो बेम्बू इंडस्ट्री के अंदर किसका यूज किया जाता है? बांस का प्रयोग किया जाता है। और बेम्बू इंडस्ट्री का हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बेम्बू का उपयोग हमें अगर पेपर बनाने के लिए करना है तो हम उसके पेपर बना सकते हैं। अगर हमें बांस का उपयोग अगर सजावटी खिलौने बनाने के लिए करना है तो उसका हम छील कर आसानी से इससे हम लकड़ी के खिलौने इसके द्वारा हम बना सकते हैं, और सजावटी खिलौने भी इसके द्वारा हम बना सकते हैं। तो अलग अलग पर्पज के आधार पर है, लेकिन इसका जो कॉमन जो यूज होगा वो होगा, हम बेम्बू इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं? तो बांस का उपयोग करते हैं। और बांस के मिशन के लिए, बांस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2006-07 के अंदर राष्ट्रीय बांस मिशन लॉन्च किया गया था, ये हमने कल देखा था। और 2006-07 के अंदर इसको सफलता न मिलने के कारण फिर से भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2018 में इसको फिर से शुरुआत किया गया। और वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा जिसमें बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करें हम पेपर इंडस्ट्री, जो हमारा आठवां हो जाएगा इंपोर्टेंस, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री की बात करें यानी कि हम किस प्रकार से किस किस वृक्ष के द्वारा हम पेपर बना सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे बांस हो जाएगा, बांस से भी हम पेपर बना सकते हैं, खजूर से भी बना सकते हैं, केला से बना सकते हैं, और गन्ना, इनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं इनके द्वारा हम आसानी से पेपर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। इन सभी के आपने विजुअली इनके नाम पता होने चाहिए। तो टिम्बर इंडस्ट्री हो जाएगा, लेक इंडस्ट्री में है, और नेक्स्ट हो जाएगा स्पोर्ट, गम इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, और तंबाकू इंडस्ट्री, बेम्बो इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, इन सभी का हमें नाम पता होना चाहिए। तो साथियों, इससे पहले हमने आर्थिक महत्व देखा था, अब हम देखने वाले हैं नंबर 2 देखने वाले हैं हम इसके अंदर पारिस्थितिकी महत्व, नंबर 3 पर देखेंगे हम सुरक्षात्मक महत्व। हम एक एक चीज को विस्तार से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी महत्व को देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी के आखिर में कहते किस है। इसे हम इंग्लिश के अंदर इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस के नाम से जानते हैं। तो पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? तो पारिस्थितिकी के अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का आपस में अध्ययन क्या कहलाता है? हमारे पारिस्थितिकी कहलाता है। और बायोटिक और एबायोटिक के अंदर जो चीजें आती है वो हमारे लगभग 7 से 8 चीजें आती है। बायोटिक के अंदर हमारे उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, और एक आता है हमारे सूक्ष्मजीव आता है। एबायोटिक के अंदर हमारे जलवायु आते हैं, जलवायु का अतिरिक्त प्रकाश आता है, हमारे तापमान आता है, इसके अतिरिक्त आर्द्रता आती है, वायु आता है, सोइल आती है, ये सब हमारे एबायोटिक फैक्टर आते हैं। ये क्या होता है? जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें केवल पारिस्थितिकी महत्व के ऊपर चर्चा करनी है। तो पारिस्थितिकी महत्व के अंदर हम सबसे पहले देखें कि पारिस्थितिकी के अंदर अल्टीमेटली कौन कौन सी चीजें आती है। तो इसके अंदर हमारे क्या आता है? जैव विविधता आती है। कौन सी चीज आती है? जैव विविधता। सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर क्या आती है, तो जैव विविधता आती है। अगर जैव विविधता जिस वन के अंदर सबसे ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो अन्य चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम बात करें अगर किसी वन के अंदर जैव विविधता ज्यादा है तो वहाँ के जो जलवायु होगी वो क्या होगी? जलवायु होगी वो ज़्यादा मेंटेन रहेगी। अगर जलवायु ज़्यादा मेंटेन है या वहाँ की जो जलवायु वो है जो वहाँ की वन्यजीव के अनुकूल है, तो वहाँ की जो वन्यजीव होंगे, अगर वहाँ की जो जलवायु है वो सही है तो वहाँ उस वन के अंदर मौजूद जो वन्यजीव होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे और ज़्यादा समय तक वो जीवित रह पाएंगे। अगर वन्यजीव ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे, अगर ये तीनों सभी चीज़ें सही मात्रा में चल रही है, तो जो ये पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जो भी हमारा इकोसिस्टम होगा, जो भी हमारा इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा? स्थायित्व होगा, यानी परमानेंट होगा। जो भी हमारा इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा? हमारा स्थायित्व प्रकार का होगा। अगर इकोसिस्टम स्थायित्व है तो अगर इकोसिस्टम स्थायित्व हो गया या पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी है तो इसके द्वारा जो भी इसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें पारिस्थितिकी अनुक्रमण ज़्यादा होगा। अगर पारिस्थितिकी अनुक्रमण ज़्यादा होता है तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण ज़्यादा होने के बाद में क्या होगा? तो इसमें जो नई उप प्रजातियाँ होगी, उप प्रजातियों की संख्या भी कितनी होगी? वो उस वन के अंदर जो नई उप प्रजातियां होंगी वो भी ज्यादा होगी अगर उप प्रजातियां हमारे ज्यादा हैं। नेक्स्ट बात करें अगर उप प्रजातियां ज्यादा हैं, जैसे हम बात करें घास की इकोलॉजिकल सक्सेशन होने पर वहाँ पर लाइकेन की वृद्धि होती है। लाइकेन की वृद्धि होने के बाद में वहाँ पर अगर नई नई घास की प्रजातियां उगती हैं तो वो घास की जो प्रजातियां होंगी वो क्या करेगी? CO2 का क्या करेगी? अवशोषण करेगी। CO2 का अवशोषण ज्यादा मात्रा में करेगी। अगर CO2 का वो अवशोषण ज्यादा मात्रा में करती है तो CO2 हमारी क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। अगर CO2 का अवशोषण ज्यादा होगा तो इसके द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होगा? कम होगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो इसके द्वारा जो क्लाइमेट जो चेंज होता है वो जलवायु परिवर्तन कम होगा। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं। अगर ग्लेशियर कम पिघलेंगे,
अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज वो भी कम होगा, और उसके द्वारा जो ग्लेशियर होंगे वो कम पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर कम पिघलेंगे तो इसके द्वारा जो बाढ़, इसके जो हानिकारक इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर हम बात करें बाढ़ कम आएगी, और जो हमारे रसोई होगी वो जलमग्न कम होगी। अगर हमें बाढ़ कम आएगी, जलमग्न कम होगा, तो इसके द्वारा जो बीमारी होगी, बीमारी का प्रकोप कम होगा। अगर बीमारियों का प्रकोप कम होगा तो हम आर्थिक जो नुकसान होगा वो कम होगा। अगर आर्थिक नुकसान कम होगा तो हमारे जो देश की जो जीडीपी है वो क्या करेगी, अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी। तो हमारा अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या पारिस्थितिकी जो महत्व है या पारिस्थितिकी का बैलेंस अगर सही तरीके से बना हुआ है तो उसके द्वारा हमें ये इतने सारे फायदे होंगे। और इसके अलावा मैंने केवल यहाँ पर CO2 का उदाहरण लिया है, इसके अलावा कई सारे और भी हमें फायदे होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पारिस्थितिकी के महत्व के जरिए हम इतनी सारी चीज़ों को इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें घटना घटित हो रही है तो वो किसके द्वारा हो रही है, पारिस्थितिकी महत्व के द्वारा पॉसिबल हो रही है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट से इसके साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, और जब भी आप पढ़ाई करें तो मनोरंजन के साथ में भी पढ़ाई करें। यानी कि आपने अगर 1 घंटा अगर क्लास ले लिया तो कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद में कुछ हो उसके बीच में आप थोड़ा बहुत घूम लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में आपस में बातचीत कर लीजिए, या फिर गाने सुन लीजिए मनोरंजन के लिए, या फिर आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। इन चीज़ों को भी आप साथ साथ में करते चलेगा, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है और एक अपने शरीर का भी ध्यान रखना एक अपनी जगह होता है, ठीक है ना। तो साथ साथ में पढ़ते चलिएगा मनोरंजन के साथ में। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं सुरक्षात्मक महत्व। कौन सा महत्व, सुरक्षात्मक महत्व। अगला जो हमारा है वो है हमारे सुरक्षात्मक महत्व। सुरक्षात्मक महत्व की बात करें यदि हम, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो सुरक्षात्मक की बात करें तो जो वन होते हैं या वन के अंदर जो मौजूद जो हमारे वृक्ष हैं वो किस प्रकार से सुरक्षा का काम कर रहे हैं वो देखना है हमें। अगर वो हमें समझ में आ गया तो वो हमारा सुरक्षात्मक महत्व हो जाएगा। तो बात करें सुरक्षात्मक की, तो वन हमारे किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करें, जो वन होते हैं, वन के अंदर जो मौजूद जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, सोइल इरोजन को क्या करते हैं, कम करते हैं। सोइल इरोजन को कम करते हैं। सोइल इरोजन को कम किस प्रकार से करते हैं, अगर वनों की जो डेंसिटी अगर ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है, तो उनकी जड़ों के द्वारा जो मर्दा होती है उन मर्दा को वो आपस में जकड़े हुए रखते हैं, यानी बांधे हुए, यानी कि उनको पकड़े हुए रखते हैं। अगर मर्दा को अगर वो जितना ज़्यादा पकड़ के रखेंगे तो वो सोइल इरोजन को कम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम विंड ब्रेक, ठीक है ना। विंड ब्रेक यानी कि वायु रोधी का भी काम करते हैं। जो वन होते हैं या अत्यधिक तीव्र हवा चलती है तो उसको रोकने का भी काम कौन करते हैं, हमारे वन करते हैं। तो हमारे दूसरा जगह विंड ब्रेक्स का काम करते हैं। इसके अलावा बात करें शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का भी ये काम करते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो शेल्टर बेल्ट जब भी हम लगाते हैं तो इसमें मान लीजिए ये हमारी भूमि हो गई, और जब भी शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है तो इसके बीच में जो मध्य वृक्ष होता है वो सबसे बड़ा वृक्ष होता है। यानी कि जो वृक्ष लगाया जाता है उसके बीच का जो वृक्ष होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके आसपास जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो उसके आगे की तरफ छोटे होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है। किस प्रकार से शेल्टर बेल्ट लगाते हैं, तो इस प्रकार से शेल्टर बेल्ट को लगाया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करें इधर भी इसी प्रकार से हो जाएगा हमारे, ठीक है ना। इस प्रकार से इन वृक्षों को लगाया जाता है। अब जो हवा होती है वो मान लीजिए हवा इधर से चल रही है, तो हवा का जो क्रम होगा, सबसे पहले हवा इस वृक्ष के टकराएगी, इस वृक्ष के टकराने के बाद में हवा ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आगे से टकराती हुई है इस तरफ चली जाएगी, और आगे टकराती हुई है फिर इस तरह से आगे निकल जाएगी। यानी कि अगर हवा पश्चिम से चल रही है तो पूर्व की तरफ जो वृक्ष होंगे वो उनकी सुरक्षा हो जाएगी। अगर हवा इधर से चल रही है पूर्व दिशा की तरफ से, तो जो पश्चिम की तरफ जो वृक्ष होंगे उनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि अगर जो मध्य वाला जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई अगर 25 मीटर है, जो मध्य वाला जो वृक्ष है अगर इसकी ऊंचाई 25 मीटर है, तो जो भूमि के समानांतर जो वृक्ष होंगे, यानी कि भूमि के समानांतर ये वृक्ष होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वृक्ष हैं, अगर एक वृक्ष की ऊंचाई 25 मीटर है तो वो अपने साइज के लगभग 10 गुना यानी कि 250 मीटर दूर से ही वृक्षों की सुरक्षा कर देता है। अगर ये वृक्ष 25 मीटर है तो उसके बाद के जो ये एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 250 मीटर हो जाएगा। तो इसकी ये सुरक्षा स्वतः ही करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा शेल्टर बेल्ट होता है। और शेल्टर बेल्ट को जो लगाने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, तो पिरामिड रूप में इसको लगाया जाता है। पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो ये पिरामिड होता है, तो पिरामिड आकार में इसको लगाया जाता है। तो इसकी जो संरचना बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है, पिरामिड संरचना बन रही है, ठीक है ना। पिरामिड संरचना बन रही है। और ये जो वृक्षों को लगाया जाता है पिरामिड रूप में, ये किस एंगल पर लगाया जाता है, तो 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आपको शेल्टर बेल्ट जो किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से वर्क करता है वो मैंने बता दिया। और जो शेल्टर बेल्ट होता है कई प्रकार के होते हैं। जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम शेल्टर बेल्ट पढ़ेंगे, विंड ब्रेक पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सुरक्षात्मक महत्व क्या होता है फॉरेस्ट का। तो सबसे पहले हो जाएगा सोइल इरोजन, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का। और इसके अलावा बात करें हम इसके अतिरिक्त एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम ले सकते हैं। नंबर 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूस नॉइस। तो ये क्या करता है, जो तीव्र जो ध्वनि होती है उसको भी ये कम करने का काम करते हैं कौन, हमारे फॉरेस्ट, और उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम इसको सुरक्षात्मक इंपोर्टेंस के अंदर इसको रखते हैं। ये किस प्रकार से नॉइज को रिड्यूस करते हैं, तो मान लीजिए उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा कॉलोनी हो गई, ये हमारी कॉलोनी हो गई, और ये इसके आसपास ये रोड निकल गई, इधर भी ये कॉलोनी हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे दोनों तरफ रोड है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलोनी और रोड के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर हमने प्लांटेशन कर दिया। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। अब जैसे अगर कोई वाहन इधर से गुजर रहा है या इधर से गुजर रहा है, तो जैसे वो आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ यहाँ पर जो मौजूद जो वृक्ष होंगे उनसे टकरा जाएगी, और वो उनको रोककर उनका अवशोषण कर लेंगी। और जो हमारे यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, आमजन है, उनको उनसे कोई समस्या नहीं होगी। तो ये नॉइस को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसको आवाज़ को भी, अत्यधिक तीव्र आवाज़ को भी ये क्या करते हैं, कम करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोटेक्टिव इंपोर्टेंस है फॉरेस्ट का वो हमारा कंप्लीट होता है। कौन कौन सा, सुरक्षात्मक महत्व और पारिस्थितिकी महत्व, ये दोनों महत्व इंपोर्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो इनको देखने का जो इंपोर्टेंस है, उस जो क्रम है वो हम आर्थिक महत्व के आधार पर सबसे ज्यादा देखने की कोशिश करें। यानी सबसे पहले हमने आर्थिक महत्व देखा, वो हमारे लिए एग्जाम दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में पारिस्थितिकी महत्व देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा
नेक्स्ट हमने देखा था सुरक्षात्मक महत्व, यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका फटाफट से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे शेष बचे हुए हैं उन इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो अब उसके बाद में हम देखते हैं धार्मिक महत्व, देखते हैं एक कि धार्मिक महत्व के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो नंबर 4 हो जाएगा धार्मिक महत्व। क्या हो जाएगा? धार्मिक महत्व। अब धार्मिक महत्व की बात करें तो इसमें जो इसका इंपॉर्टेंस होगा वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगा, यानी कि हम इसका धार्मिक महत्व देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी है, जैसे रामायण के बारे में पढ़ा हुआ, महाभारत के बारे में पढ़ा हुआ, अगर गीता के बारे में पढ़ा हुआ, तो इनके अंदर बताया गया है कि जो उस समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे या वनों के अंदर रहकर ही वो तपस्या का काम करते थे। और जो उनके उस समय जो पढ़ाई लिखाई का जो भी काम होता था, शिक्षा जो ग्रहण की जाती है वो वनों के अंदर ही ग्रहण की जाती थी। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें वाल्मीकि जो ऋषि हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी थी या उन्होंने जो तपस्या की थी वो वनों के अंदर ही रहकर तपस्या की थी। भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने भी बरगद के पेड़ के नीचे रहकर तपस्या की थी। तो ये हमारे धार्मिक महत्व हो जाएगा। तो धार्मिक महत्व के अंदर हम कुछ वृक्षों के नाम देख लेते हैं कि उनका पूजा अर्चना में भी उनका प्रयोग किया जाता है, चढ़ावे के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनका देख लेते हैं। ठीक है ना। ये मैंने जो अभी आपको कथाओं के नाम बताए, ये आप अपने आधार पर भी, अपने सोचने की क्षमता के आधार पर भी इन चीज़ों के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें बेलपत्र की, बेलपत्र क्या होता है? तो ये हॉर्टिकल्चर का एक, हॉर्टिकल्चर के अंदर ये हमारे एक फल वृक्ष होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं जिसे हम बिल कहते हैं। इसको बेलपत्र या बिलपत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके जो पत्तियां होती है उनको हम शिव भगवान को चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना में इसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, जैसे हो जाएगा हमारे बरगद की बात करें तो जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, तो ये इसके हमारे धार्मिक महत्व हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने आधार पर भी अगर आपको कोई वृक्ष का नाम याद है तो वो इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारे धार्मिक महत्व। नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर हमारा नंबर 5 हो जाएगा, ये नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे पौष्टिक महत्व। कौन सा महत्व? पौष्टिक महत्व। ठीक है ना। पौष्टिक महत्व की बात करें तो पौष्टिक महत्व या न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस हो जाएगा। न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस की बात करें इसके अंदर हम क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें कि वनों के अंदर कई प्रकार के वृक्ष होते हैं जिनके द्वारा हम फल वृक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे हम उदाहरण की बात करें सीताफल हो गया, करंदा हो गया, खजूर हो गया, केला हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें अनार हो गया, बेर हो गया। इनसे हमें कई सारे फल वृक्षों की प्राप्ति होती है जिनका उपयोग हम खाने के लिए उपयोग में करते हैं और उनके द्वारा हमें कई प्रकार की बीमारियों और रोगों से उनका हम निजात पाते हैं। ठीक ना। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बात करें बेर जो होता है वो जंगली जो बेर होता है, इसका प्रयोग करने से हमें कई सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे हम बात करें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त बात करें हम आयरन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करें खजूर की बात करें तो इसके द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके द्वारा हमें आयरन, कैल्शियम इसमें कुछ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं किसके अंदर? खजूर के अंदर। इसके अतिरिक्त हम बात करें लीची हो जाएगा, लीची के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम की प्रधानता होती है। तो ये कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें सीताफल की बात करें तो सीताफल के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये नेचुरल शुगर होती है जो हमें एनर्जी के रूप में हमें प्रोवाइड होती है। किसके द्वारा? सीताफल जो कि मीठा होता है, जो इसके अंदर शुगर की प्रधानता ज़्यादा होती है जिसके कारण हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे हम कई सारे वृक्षों का नाम याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो करौंदा हो जाएगा, करौंदा में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, यह भी इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप भी अपने आधार पर पौष्टिक महत्व के बारे में आप आसानी से चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा पौष्टिक महत्व। तो अभी तक हमने 5 प्रमुख वानिकी का जो महत्व वो देखा। सबसे पहले हमने आर्थिक महत्व के बारे में देखा, उसके बाद में हमने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद हमने प्रोटेक्टिव इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद में हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखा, उसके बाद में हमने नंबर 5 पर देखा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंस। अब इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं नंबर 6 जो हमारा इंपॉर्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे औषधि या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसका नाम हटा दिया, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ। नंबर 4 क्रम का था कौन सा? धार्मिक महत्व। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नंबर 5 हो गया। नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर नंबर 6 पर हो जाएगा हमारे कौन सा इंपॉर्टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे औषधीय महत्व। कौन सा महत्व? औषधीय महत्व। ठीक है ना। औषधीय महत्व की बात करें तो कई सारे, अगर हम वन की बात कर रहे हैं तो वन के अंदर कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनसे हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, तो उनका प्रयोग हम औषधीय महत्व के अंदर उनको रखेंगे। तो औषधीय महत्व की बात करें तो इसके अंदर हमें कुछ वृक्षों के नाम याद रखते हैं। जैसे बात करें हम जामुन, किसकी बात करें? जामुन जो होता है, इसके अगर हम बीज जो होते हैं उनको पीसकर अगर हम दवाई के रूप में लेते हैं, या फिर अगर जामुन को हम ऐसे खाते हैं, जामुन के जो फल होते हैं अगर उनका सेवन किया जाता है तो हमें मधुमेह रोग नहीं होता है। मधुमेह रोग नहीं होता है। ठीक है ना। जामुन का सेवन करने से हमें कौन सा रोग नहीं होता है? मधुमेह रोग नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तेल, यानी कि कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनसे हमें तेल की प्राप्ति भी होती है। अगर उस तेल की अगर हम मालिश करते हैं तो हमें जोड़ों का दर्द हो गया, हमारे सिर दर्द हो गया, ये से हमें दर्द से निजात मिलती है। तो वो हमारे औषधि महत्व में आ जाएगा। जैसे हम बात करें तेल की बात करें तो तारपीन का तेल हो जाएगा, तारपीन तेल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम आंवला का तेल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम औषधियों में बात करें तो त्रिफला हो जाएगा। हमारे एक अलग पॉइंट इसके अंदर भी मेंशन करना, क्या हो जाएगा? त्रिफला। ये इसका औषधीय महत्व हो जाएगा। किसका? हमारे ये त्रिफला क्या होता है? तो यह त्रिफला आंवला और इसी के समान 2 अन्य वृक्षों को आपस में मिश्रित करके एक नया प्रोडक्ट बनाया गया जिसे त्रिफला के नाम से जाना जाता है। तो यह भी हमारे औषधीय महत्व के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम औषधीय महत्व के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे नंबर 7 पर आता है कौन सा महत्व? सामाजिक महत्व। सामाजिक
महत्व, ठीक है ना। कौन सा महत्व? सामाजिक महत्व, या इसी की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं सामाजिक महत्व हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा सौंदर्य महत्व, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। सौंदर्य महत्व, या हम बात करें सामाजिक महत्व की बात करें तो सामाजिक महत्व या सौंदर्य महत्व के अंदर हमें क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है? तो सौंदर्य से इसका नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर कोई फॉरेस्ट या वन ऐसा है कि वहाँ की जो सुंदरता है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो वो हमारे जो इंपॉर्टेंस होगा वो सौंदर्य महत्व के अंदर है। इसके कई सारे फायदे होते हैं, तो वो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सौंदर्य के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके अंदर हमारे पार्क आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा पार्क है जो प्राकृतिक रूप से बसा हुआ है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसकी सुंदरता, पार्क हो जाएगा। बगीचा हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है ना, अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्थान होते हैं, ये इन स्थानों को हम किसके अंदर रखते हैं? सामाजिक महत्व या सौंदर्य महत्व के अंदर रखते हैं। अब इनके हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें पार्क और बगीचे की, पार्क और बगीचे जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो शहर होते हैं, जैसे बात करें जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, तो इनके बीच में कई सारे पार्क बनाए जाते हैं और कई सारे बगीचे बनाए जाते हैं। तो वो जो पार्क होते हैं, अगर उनकी सौंदर्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद में वो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, और घूमने के बाद में वहाँ पर वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के अलावा भी वहाँ पर व्यायाम, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, और वहाँ पर मनोरंजन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, खेल कूद करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर आपस में लोगों से बातचीत करते हैं, मिलन समारोह करते हैं, और भोजन वोजन की व्यवस्था करते हैं। तो पार्क के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? पार्क और बगीचे के अंदर होती है। कहाँ पर? जो जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर पार्क और बगीचे के अंदर लोग घूमने जाते हैं, तो वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हम लोगों का मन भी प्रफुल्लित होता है। इसके अलावा हम कई सारे टेंशन जो हमारे होती है, उनसे हम कुछ समय के लिए उन चीज़ों को छोड़कर हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं। मानसिक रूप से जो हम थकान महसूस करते हैं उससे हम फ्री हो जाते हैं। हम शारीरिक रूप से अगर थकान महसूस कर रहे हैं या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वो हमारे मन प्रफुल्लित होने की वजह से वो चीज़ों से भी हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए किसके अंदर आ जाएगा? सामाजिक महत्व या सौंदर्य इंपोर्टेंस के अंदर, या सौंदर्य महत्व के अंदर आ जाए। नेक्स्ट बात करें अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। तो अभ्यारण्य, कई सारे ऐसे अभ्यारण्य होते हैं जो शहरों के पास में होते हैं, और कई सारे नेशनल पार्क होते हैं जो शहरों के पास में होते हैं। ये भी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे हम बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, जो क्या है, रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर जिला उससे महज 15 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो लोकल जो लोग रहते हैं, वो लोकल जनजाति को भी वहाँ पर इनकम का सोर्स प्राप्त हो जाता है। नेशनल पार्क में घूमने जाने की वजह से एज इट इज हम नेशनल पार्क के अंदर गाइड के रूप में भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर जो वहाँ की जो वन्य जीव है उस नेशनल पार्क के बारे में, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो घूमने आते हैं उनको हम उसके बारे में बता सकते हैं, और जो हमारे एक तरह से हमारे मनोरंजन का भी साधन हो जाता है, और लोगों से आपस में मिल भी जाते हैं। तो वो सामाजिक महत्व के अंदर हो जाएगा, और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से वो हमारा सौंदर्य महत्व भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार बात करें अभ्यारण्य की बात करें, जैसे सीता माता अभ्यारण्य हो गया, बसी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, चंबल अभ्यारण्य, चंबल गढ़ियाल अभ्यारण्य हो गया जो चंबल नदी के पास में है। तो नदियों के आसपास के जो घाट होते हैं वहाँ पर भी कई सारे अभ्यारण्य होते हैं, तो वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेल कूद करते हैं, और वहाँ पर समय बिताते हैं, लोगों से आपस में बातें करते हैं। जो घनी आबादी वाले लोग हैं वो शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ जाते हैं घूमने के लिए। तो ये हमारे जो अल्टीमेटली जो फायदा है वो सामाजिक महत्व के अंदर आ जाएगा, सौंदर्य महत्व के अंदर आ जाएगा। इससे कई सारे फायदे होते हैं। वहाँ का हमें, अगर हम सामाजिक महत्व, सौंदर्य महत्व की बात करें, तो इन सभी चीज़ों से हमें और कई सारे फायदे होते हैं। जैसे बात करें वहाँ की, अगर हम कहीं पर घूमने जाते हैं बाहर इन चीज़ों के अंदर, तो वहाँ की संस्कृति किस प्रकार की है उसके बारे में पता चलता है, वहाँ का खान पान किस प्रकार का उसके बारे में पता चलता है, और वहाँ के लोगों की बोलचाल कैसी, भाषा कैसी, पहनाव कैसे उसके बारे में पता चलता है, उनके व्यवहार के बारे में पता है, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार का उसके बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें वहाँ का जो इनकम का, लोगों के लिए इनकम का सोर्स बनता है, और वहाँ के हमें जल क्लाइमेट हो गया उसके बारे में हमको वहाँ पर पता चलता है। तो इस कई सारे इसके हमें और फायदे मिलते हैं, और वहाँ जाने के बाद में हम कुछ उनको एडवाइस भी देकर आते हैं कि इस प्रकार से और उसको हम विकसित कर सकते हैं। तो वो हमारे सजेशन का भी काम करता है। तो ये हमारे दोनों प्रकार से काम करता है। समाज का भी, इसमें समाज का भी महत्व हो जाएगा और हमारे सौंदर्य का भी महत्व हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसी के अंदर, जैसे हम बात करें उत्तर भारत में, अगर हम हिमालय पर्वत के जो श्रृंखला है उसमें अगर घूमने जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर जाते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अगर वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ों से हमें वहाँ पर रूबरू होने का मौका मिलता है, और हम वहाँ पर घूमने के बाद में हमें एक आनंद सा महसूस होता है। वो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था वनों का महत्व, वो हमारे कंप्लीट होता है। वनों के महत्व के अंदर जो हमने देखा था वो हमारे कंप्लीट होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था नंबर फर्स्ट पर देखा था हमने, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, कौन सा? आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, ठीक है ना। ये हमारा नंबर फर्स्ट था। तो आर्थिक महत्व के अंदर हमने लगभग 8 उसके अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे थे, जैसे लेक कल्चर, लेक इंडस्ट्री के बारे में, पेपर इंडस्ट्री के बारे में देखा हमने, वाइन इंडस्ट्री के बारे में देखा हमने, इसके अतिरिक्त हमने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में देखा, तो बेम्बू इंडस्ट्री, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है ना। किसके अंदर? आर्थिक महत्व के अंदर। उसके बाद पारिस्थितिक महत्व देखा, सुरक्षात्मक महत्व देखा, धार्मिक महत्व, पौष्टिक महत्व, और नंबर 6 पर देखा हमने औषधीय महत्व, नंबर 7 पर देखा हमने सामाजिक या सौंदर्य महत्व। जो हमारा आज का जो टॉपिक था ये हमारे फॉरेस्ट्री और जो हमारा हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उसके अंदर भी ये टॉपिक दिया गया है कि उद्यान विज्ञान का महत्व क्या होता है। तो हम दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके आसानी से लिख सकते हैं इसके अंदर, थ्योरी और हमारे जो सोचने की क्षमता उसके आधार पर भी इन चीज़ों को आसानी से रिलेट करके लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे समझाने की। अगर आप इसमें कोई छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप भी अपने साथ में इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा और बुक भी साथ में पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता है। मैं यहाँ पर लगभग 65 से 70% चीज़ें कवर करवा पाता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी शेष जो माइनर जो चीज़ें बची हुई है वो आप बुक से पढ़ लेना, और बुक से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पिन कर देना। मैं अगर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट को पढ़ के उन चीज़ों को अलग से सेशन बना के समझा दूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी उम्मीद, इसी जोश, इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।